नमस्कार बच्चों। सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, हमारा जो 11th स्टैंड का बैच चल रहा था उसमें हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को खत्म कर दिया था। परासरण दाब लास्ट हो गया था। अब आज हम देख रहे हैं ना, असमान आणविक द्रव्यमान कह दो या असमान अनुभार कह दो आप, या इसको असमान मोलर द्रव्यमान कह दो। ठीक है ना, एबनॉर्मल मोलर मास या एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट बोल दो आप, एक ही बात है, या मोलर मास बोल दो। ठीक है ना, मोलर द्रव्यमान कह दो, अणुभार कह दो, या आणविक द्रव्यमान मॉलिक्यूलर मास। ठीक है ना। अब देखिए, नाम से पता चल रहा है एबनॉर्मल असामान्य, यानी जो सामान्य नहीं है, यानी या तो सामान्य से ज्यादा या सामान्य से कम मिले, तो वो क्या कहलाएगा? असामान्य अणुभार। तो क्या कहेंगे? अब ऐसा कब होगा? जब विलयन में विलेय के अणुओं का या तो संगमन हो जाए या फिर वियोजन हो जाए। तो फिर क्या होगा? जो अणुभार का मान है वो या तो सामान्य से ज्यादा या कम मिलेगा, और उसको हम क्या कहेंगे? असामान्य अणुभार। तो क्या कहेंगे अपन? जब विलयन में विलेय के अणुओं का विलेय के अणुओं का वियोजन मीन्स डिसोसिएशन अथवा संगुणन होता है। एसोसिएशन, वियोजन का मतलब टूटना, संगुणन का मतलब जुड़ना, अथवा संगुणन होता है, संगुणन होता है, तो अणुभार का मान, तो अणुभार का मान सामान्य से कम या अधिक प्रेक्षित होता है। सामान्य से कम या अधिक प्रेक्षित होता है, जिसे असामान्य अणुभार कहते हैं। देखिए, जैसे एग्जाम्पल देना चाहें अपन तो ऐसा कह सकते हैं। देखो, एग्जाम्पल क्या है? जैसे मान लो NaCl है ना। NaCl विलयन में, NaCl क्या है? अरे सॉल्ट है भैया ना, लवण है NaCl। अरे NaCl क्या है बच्चों? सॉल्ट, लवण। और लवण है तो जल में डालेंगे वियोजित हो जाएगा। वियोजित हो जाएगा तो इसका अणुभार है वो सामान्य से कैसा होगा? अरे कम मिलेगा ना। सामान्य से कैसा मिलेगा? कम। तो क्या कहेंगे? NaCl विलयन में वियोजित हो जाता है, वियोजित हो जाता है, अतः इसका अणुभार सामान्य से, इसका अनुभार सामान्य, और सामान्य अनुभार किसका? इसका सामान्य अनुभार कितना है? इसका 58.5। ठीक है ना। वैसे देखो है ना, अनुभार शब्द काम में नहीं लेते इनके लिए ना, आयनिक यौगिकों के लिए वैसे है ना सूत्र द्रव्यमान काम लेते हैं, और उससे सूत्र भार आता है ना, यानी फॉर्मूला मास आता है। लेकिन फिर भी हम ना कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। एग्जैक्ट तो क्या है? आयनिक यौगिकों के लिए जो वर्ड है वो क्या है? फॉर्मूला मास, सूत्र द्रव्यमान। ठीक है ना। तो इसका अनुभार 58.5, यानी सामान्य से कम। कम कितना है? अरे 29.25 प्राप्त होता है ना। तो वियोजन हो जाएगा तो अनुभार है वो सामान्य से कम हो जाएगा भैया ना। और इसी प्रकार क्या हो जाए? यदि संगुणन हो जाए, यानी यूं कह सकते हैं अपन चाहें तो, इसी प्रकार
एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड को इसको एसिटिक एसिड को बेंजीन में घोला जाता है ना, या बेंजीन में डाला जाता है, कुछ भी कह दो, बेंजीन में घोला जाता है, घोला जाता है, तो ये क्या बना लेता है भाई, डाइमर बना लेता है ना। घोला जाता है तो यह क्या बना लेता है भाई, अरे द्विलक, यानी दो अणु इसके जुड़ जाते हैं, या इसको अपन ये भी कह सकते हैं एनसीईआरटी की लैंग्वेज में द्वितीय, और इंग्लिश में कहो इसको तो डाइमर, यानी दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं, तो किसके द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा भैया ना, किसके द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा क्या है, दो अणु आपस में जुड़ जाते हैं, तो यह बना लेता है, द्विलक बना लेता है। अतः इसका अणुभार 120, ठीक है ना, प्राप्त होता है, 120 मिलता है भैया ना। जो कि सामान्य, और सामान्य कितना होता है इसका, अरे जब इसका संगुणन या वियोजन नहीं हो तो 60, तो सामान्य से क्या होता है भाई, अधिक होता है ना, सामान्य से क्या होता है बच्चों, अधिक होता है ना, इसको याद रखेंगे आप, इसको आप याद रखेंगे, इस वाले स्टेटमेंट को आप याद रखेंगे ना, इंपॉर्टेंट है ये। एसिटिक एसिड को बेंजीन में घोला जाए तो ये क्या बनाता है, अपना डाइमर बना लेता है ना, क्या बना लेता है बच्चों, डाइमर। ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे किया भी था लेवल असिस्टेंट के बैच में, ठीक है ना। और देखिए लेवल असिस्टेंट के बैच के अलावा हमारा ना सेकंड ग्रेड का बैच चल रहा है, जिसमें मैंने जीओसी की क्लासें डाल रखी हैं आपको ना, लगातार क्लासें डाली जा रही है ना, तो डाल रखी है, डाली जा रही है ना। इसके अलावा 12th क्लास का है ना कंप्लीट सिलेबस मैंने डाल रखा है यूट्यूब पर, बिल्कुल। अब इसके अलावा उसमें वन शॉट वगैरह लेंगे ना, पेपर सॉल्यूशंस जैसे 12-13 सालों के ना, 2013 से लेकर 2025 तक के पेपर सॉल्यूशन करवाएंगे, उसमें कुछ नेमिंग रिएक्शंस वगैरह है ना, कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसको ना ऐसे एक क्लास में ले लिया वन शॉट, इस तरीके से करेंगे ना, ताकि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा क्या हो, फायदा। और 12th क्लास वाले हैं वो तो कम्युनिटी पोस्ट में ना, मतलब बहुत सारे है ना जो पोस्ट है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं, तो आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं ना, फिल इन द ब्लैंक आते हैं, रिक्त स्थान जिनको बोलते हैं आप, या ऑब्जेक्टिव का मतलब बहुविकल्पात्मक प्रश्न, जिनमें वैसे वाले बोलते हो आप वैसे ना जनरली, और एक लाइन वाले होते हैं ना अति लघुत्तरात्मक, मतलब शॉर्ट आंसर वाले, वो भी आपको मिल जाएंगे एक एक नंबर वाले। इतना मैटर तो उसको आपको वहीं से मिल जाएगा, जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे सवाल डाल रखे हैं ना इतने सारे, उनसे मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा जीके का बैच चल रहा है आपकी, अभी तो रीड के लिए चल रहा है, रीड की क्लासें में डालेंगे ना कल से साइंस के लिए, तो बहुत सारी है ना क्लासेस चल रही है आपको ना फ्री ऑफ कॉस्ट। और इतना तो आप है ना पेड कोर्स भी लोगे ना कहीं से, तो भी आपको इतना कंटेंट नहीं मिलेगा ना जैसा हम दे रहे हैं ना, मतलब क्वालिटी वाला मिलने को तो, अरे कंटेंट तो खूब सारा मिल जाएगा, पर क्वालिटी वाला कंटेंट आपको इतना अनुभवी है ना, आपको टीचर्स वगैरह पढ़ा रहे हैं आपको ना, टैलेंटेड टीचर है ना। भैया अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, एक है ना दीपक सर पढ़ा रहे हैं आपको जीके, एक अभी है ना एक मैम पढ़ाएंगे आपको, पूनम मैम, वो भी आपको जीके है ना, आधा आधा जीके दोनों टीचर्स पढ़ाएंगे आपको, और फिर धीरे धीरे एक फैकल्टी तैयार करेंगे ना ऐसी, मतलब पूरी टीम, जैसा भी तो है ना केमिस्ट्री ले रहा हूँ मैं, इसके बाद फिर फिजिक्स वाला भी लगा देंगे, आपकी डिमांड होगी तो बायो वाला भी लगा लेंगे, इस तरीके से धीरे धीरे एक पूरी टीम तैयार कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपका ना प्यार सहयोग है ना, समर्थन मिलता रहे ना, अपने बन के सब्सक्राइबर हो ही गए कंप्लीट है ना, अपने बन के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया ना, चैनल भी अपना ना मोनेटाइज हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इस तरीके से अपना ना लगातार आपको ना कंटेंट, बेहतरीन कंटेंट देंगे, जो भी आपको जैसे मान लो रीट वगैरह में टाइम कम है तो आप बिल्कुल है ना कमेंट में डाल सकते हैं कि सर ये क्लासें पहले लीजिए ना, जो टॉपिक आपको टाइट लगते हैं उनकी क्लासें आपकी पहले लग जाएंगी, क्या दिक्कत है, तो पढ़ाना तो ही सारा, ठीक है ना। तो आप जीके में या साइंस में जो भी है ना, साइंस तो मैं ही पढ़ा दूंगा आपको ना, तीनों ही साइंस, वो तो 10th लेवल की है वैसे, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री तो अपनी यही है बस, और उसमें है क्या 10th लेवल की में है ना, कोई विशेष बात नहीं है, आपको है ना एनसीईआरटी और जो आरबीएससी चलती है ना, दोनों को मिक्स करके है ना, ऐसे नहीं केवल है ना यूं फॉर्मेलिटी, और भी अदर्स बुक्स हैं उनसे भी है ना आपको मिक्सअप करके
और कंटेंट दिया जाएगा बिल्कुल, है ना। अच्छा ठीक है, चलिए अब अपन देखते हैं, देखो आगे इसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक है ना, उसको पढ़ते हैं। और वो इंपॉर्टेंट है, छोटा तो है लेकिन इंपॉर्टेंट है ना। और इसी के साथ आज हमारी मतलब इस चैप्टर की थ्योरी खत्म हो जाएगी, सॉल्यूशन वाले चैप्टर की। आज क्वेश्चन है ना मैं करवा रहा हूं, और कुछ क्वेश्चन है उनको कल देख लेते हैं ना एक क्लास में, ठीक है ना। अभी एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं पहले। देखिए तो ये डाइमर क्यों बनाता है अभी, अरे ये डाइमर बनाता है ना किसकी वजह से, किसकी वजह से बच्चों, चाहो तो देखो मैं यहां लिख देता हूं, ये डाइमर क्यों बनाता है ना? ऐसे यहां लिख दूं मैं, चलो आपके लिए। तो ये डाइमर क्यों बनाता है, अरे ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ड्यू टू कौन सी, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी दो प्रकार की है भैया ना। अरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बच्चों दो प्रकार की होती है, थोड़ा इंग्लिश भी आनी चाहिए आपको ना। ड्यू टू इंटरमोलिक्यूलर, ड्यू टू इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसकी वजह से अरे एसिटिक एसिड क्या करता है भाई, अरे बेंजीन में डाइमर बना लेता है ना, बेंजीन के अंदर घोलते हैं उसको तो क्या बना लेता है, डाइमर। तो आपसे पूछ ले ऐसा, तो एसिटिक एसिड बेंजीन में डाइमर क्यों बनाता है, तो किसकी वजह से, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। क्यों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो प्रकार की, एक इंटरमोलिकुलर दूसरी इंट्रामोलिकुलर। हिंदी थोड़ा देखो कंफ्यूजन करने वाली, इसलिए मैंने पहले कह दिया आपको ना, एनसीईआरटी में थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली है ना, तो आप तो इंग्लिश याद रख लो। क्यों आरबीएससी में तो ऐसे बोलते थे अंतर और एक अंत है, विसर्ग आता था उसमें, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आती थी। अब क्या है, एक लिखता है वो अंतर और एक को अंतर लिख देता है, तो ए आ बस इतना सा फर्क है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए क्या याद रख लो, इंटर और इंट्रा, इंटर का मतलब दो के बीच और इंट्रा का मतलब एक ही में, ठीक है ना। तो यहां कौन सी है, दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं, इसलिए क्या नाम हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, अरे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपसे ऐसा पूछ ले, ठीक है ना। तो मैंने आपको रीजन दे दिया इसका, ये लो। चलिए अब देखिए एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं, और उस टॉपिक का नाम क्या है आपके, अरे उस टॉपिक का नाम क्या है आपके, वांटा फैक्टर, वांटा गुणांक। इंपॉर्टेंट है, छोटा टॉपिक है पर इंपॉर्टेंट है, काम आएगा बहुत। वांटा फैक्टर है ना, तो अगली हेडिंग है अपनी का वांटा गुणांक। वांटा गुणांक, वांट है ना, वांट ऑफ बोल दो, वांट ऑफ बोल दो, एक ही बात है। और इसको हम स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं भैया ना, किससे करते हैं, स्मॉल आई से। वांटा गुणांक को किससे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, स्मॉल आई से, है ना, ध्यान रखें, इसको स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करेंगे। और देखिए वांटा गुणांक क्या है, देखो जब विलयन में विलेय के अणुओं का या तो संगुणन हो जाए या वियोजन हो जाए, या तो टूट जाए वो या फिर जुड़ जाए, तो फिर एक तो कैसा होगा आपके सैद्धांतिक मान होगा, यानी जो नॉर्मल है, और एक जब टूटेगा या जुड़ेगा तो वो कैसा होगा, प्रेक्षित मान। तो इसका मतलब यूं कह सकते हैं ना अपन, एक सामान्य मान यानी सैद्धांतिक मान कह सकते हैं उसको थ्योरेटिकली, और एक प्रेक्षित मान यानी ऑब्जर्व यानी प्रैक्टिकल्स करके दिख रहे हैं ना। तो क्या कहेंगे कि जब विलयन में विलेय के अणुओं का संगुणन या वियोजन होता है, तो फिर अनुसंख्यक गुणधर्मों के मान कैसे होंगे, अरे डिफरेंट मिलेंगे आपको ना। प्रेक्षित मान कैसे हो जाएंगे अलग, किससे, सैद्धांतिक से। तो अनुसंख्यक गुणधर्मों के प्रेक्षित मान और सैद्धांतिक मान में संबंध किसके द्वारा देते हैं अपन, अरे बांटा गुणांक के द्वारा। तो क्या कह सकते हैं अपन, अनुसंख्यक, अणुसंख्यक अणुसंख्यक गुणधर्मों की अणुसंख्यक गुणधर्मों की प्रेक्षित मान, अणुसंख्यक गुणधर्मों की प्रेक्षित मान व सैद्धांतिक मान। सैद्धांतिक को आप चाहें तो सामान्य बोल सकते हैं, प्रेक्षित को कैसा, असामान्य, ऐसे बोल सकते हैं। तो प्रेक्षित मान व सैद्धांतिक मान में संबंध, सैद्धांतिक मान में संबंध किसके द्वारा देते हैं भाई,
संबंध बांटाप गुणांक द्वारा, बांटाप गुणांक द्वारा बांटाप गुणांक द्वारा, ठीक है, दिया जाता है। देखिए इसका मतलब क्या कह सकते हैं अपन कि आई बराबर क्या हो जाएगा भाई, अरे आई बराबर क्या होगा बच्चों, क्या कहेंगे, आनुसंख्यक गुणधर्मों की, आनुसंख्यक गुणधर्मों की प्रेक्षित मान, आनुसंख्यक गुणधर्मों की प्रेक्षित मान, ठीक है ना, अपॉन क्या होगा, आनुसंख्यक गुणधर्मों की कौन से मान, सैद्धांतिक मान, कि सैद्धांतिक मान, सैद्धांतिक मान, ये लो। अब देखिए, अब यानी आप तो सिंपल याद रख लो क्या, प्रेक्षित बटे सैद्धांतिक, प्रेक्षित बटे सैद्धांतिक, ये अनुसंख्यक गुणधर्मों के प्रेक्षित मान अपॉन अनुसंख्यक गुणधर्मों के सैद्धांतिक मान, चार अनुसंख्यक गुणधर्म है। अब जैसे मान लो आपने क्वथनांक में उन्नयन का कैसा प्रेक्षित मान लिया अपॉन क्वथनांक में उन्नयन का सामान्य मान ले लिया, तो दोनों का अनुपात क्या है, वांटा गुणा। ऐसे परासरण में परासरण जो दाब था उसका ले लूं, या वास्तव में अपेक्षित अवनमन का ले लूं, आपकी इच्छा है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, प्रेक्षित मान जब भी निकालना है तो क्या करो, यानी असामान्य मान निकालना है तो सामान्य को आई से क्या कर लो, अरे गुणा कर लो, ये रिलेशन ही तो आ गया। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट रिलेशन इसमें, ये तो है ये, इसके अलावा देखो रिलेशन मैं यहां से लिखता हूं आपके लिए, क्या, देखिए ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ना भाई, ये लो मैंने सिंपल लिख दिया ना, अरे ये समानुपाती है किसके, एन, एन का मतलब अरे मोलों की संख्या, मोल का मतलब कणों की संख्या, क्या ना एन क्या है यहाँ, एक तरीके से मोल, और मोल से क्या कणों की संख्या निकाल सकते हैं ना, मोल को अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर लो, कणों की संख्या आ जाएगी, कण का मतलब अणु परमाणु या आयन की संख्या, ठीक है ना। या फिर ये जो है ना आपकी, अरे ये मॉलिक्यूलर वेट के कैसा है भाई, अरे ये मॉलिक्यूलर वेट के कैसा है बच्चों, ये एमडब्ल्यू का मतलब मॉलिक्यूलर वेट, अणुभार, इसके कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती, इसका मतलब क्या कह सकते हैं अपन, जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसके कैसी है, अरे व्युत्क्रमानुपाती है, किसकी, मॉलिक्यूलर वेट की, अणुभार की, तो इसका मतलब अनुसंख्यक गुणधर्मों के लिए लिख रहे हैं तब तो प्रेक्षित बटे सैद्धांतिक है, तो फिर अणुभार के लिए लिखेंगे तो क्या होगा, अरे सैद्धांतिक बटे प्रेक्षित, उल्टा हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो क्या होगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा आपके आई बराबर, अरे आई बराबर क्या लिखोगे बच्चों, अरे मॉलिक्यूलर वेट किसका, अरे विलेय का ना, और ये कैसा वाला, अरे ये सैद्धांतिक वाला ना, चाहो तो ऐसे लिख दो, या पूरा स्टेटमेंट लिख सकता था मैं ऐसे कि कैसा, सैद्धांतिक अनुभार बटे प्रेक्षित अनुभार, और अनुभार किसका लेना है, सॉल्यूट का लेना है भाई, सॉल्यूट क्या होगा आपकी, वही तो डिसोसिएट होगा या फिर एसोसिएट होगा, ठीक है ना, अपॉन एम ए किसके लिए काम में ले रहे हैं अपन, विलेय के लिए, अपॉन एम ए कैसा, अरे कैसा बच्चों, अरे प्रेक्षित, तो देखो वो तो प्रेक्षित बटे सैद्धांतिक, ये उल्टा हो गया सैद्धांतिक बटे प्रेक्षित, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए ना, ये क्या है बच्चों, अरे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये लो, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके अनुसंख्यक गुणधर्म। अब देखिए संगुणन होगा तो अनुसंख्यक गुणधर्म का मान क्या होगा, और वियोजन होगा तो फिर अनुसंख्यक गुणधर्म का मान क्या होगा, और जब वियोजन नहीं होगा तो सॉरी, जब मतलब वियोजन होगा तो हाँ सॉरी, बांटा गुणा का मतलब आई, आई कोई दिक्कत नहीं ना, चलो मैं ना थोड़ा सा ना हल्का सा हो गया ना, फिर बांटा गुणा का मतलब आई है ना, आई, आई से दिखा रहे ना, पहले लिख रखा है अपन ने, चलिए सॉरी है ना। देखिए तो इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि वियोजन होगा तो बांटा गुणांक यानी आई का मान क्या होगा,
संगुणन होगा तो क्या होगा, और जब ना तो संगुणन हो ना वियोजन हो तो क्या होगा। तो आपसे साइड डायरेक्ट पूछ रहे सवाल ऐसे कि संगुणन की स्थिति में वन टाइप गुणांक होता है, एक से ज्यादा एक से कम एक होता है, या कुछ नहीं कहा जा सकता, ऐसे दे दे आप, ठीक है ना, या दो दे दे, तीन दे दे, कुछ भी लिख दे एक, तो क्या होगा देखिए, इसका मतलब आई, आई जो है ना आपकी, आई, ये लो, ये आई हो गया। अब ये आई के लिए मैं तीन कंडीशन बना रहा हूं यहां से ना, कितनी, तीन, तीन कंडीशन कौन सी है देखिए, एक कंडीशन तो ये है, दूसरी कंडीशन आपकी ये रही, और तीसरी कंडीशन आपके ये रही, ये लीजिए, ठीक है ना। अब मैं ऐसे कह दूं कि क्या वियोजन की स्थिति में ना, कब, अरे वियोजन की स्थिति में ना, वियोजन की स्थिति में एक संगुणन की स्थिति में संगुणन हो जाए, संगुणन की स्थिति में संगुणन की स्थिति में और इधर ना तो संगुणन हो, ना तो संगुणन हो ना तो संगुणन हो और ना ही वियोजन, और ना ही वियोजन, यानी संगुणन भी नहीं हो और वियोजन भी नहीं हो, ठीक है ना, ना तो संगुणन हो और ना ही वियोजन हो। तो देखो वियोजन की स्थिति में तो क्या होगा सुनिए, वियोजन की स्थिति में तो होगा आपकी आई, अरे आई कैसा होगा ग्रेटर देन वन, इसमें कैसा होगा, आई है आपकी वो लेसर देन वन, और एक इसमें कैसा होगा आई, अरे ना तो संगुणन ना वियोजन, तो आई का मान कितना हो जाएगा, अरे एक हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, एक। तो देखिए क्या होगा सुनिए, ये लीजिए देखिए, अब संगुणन या वियोजन की स्थिति में क्या होगा, जो फॉर्मूले थे ना आपके वो सारे चेंज हो जाएंगे, क्यों, वो डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू एम, वो तो कैसा था सामान्य था, अब क्या हो रहा है कि डेल्टा टीवी का कैसा प्रेक्षित मान अपॉन डेल्टा टीवी का समान मान, तो क्या होगा सामान्य को वन टाइप गुणांक से गुणा कर दो आप, तो प्रेक्षित आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या लिख सकते हैं, ये फॉर्मूले सारे चेंज हो जाएंगे भैया ना, क्या लिखेंगे अपन, संगुणन या वियोजन की स्थिति में ना, यानी अपन यहां से लिखते हैं संगुणन या फिर वियोजन की स्थिति में, संगुणन या फिर वियोजन की स्थिति में संगुणन या फिर वियोजन की अरे स्थिति में क्या हो, सुनिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपकी, अरे डेल्टा पी अपॉन पी नॉट बी, यही था हमारे पास, चाहे तो इसको अपन वैसे भी लिख सकते हैं ना, पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बी, या पी नॉट बी माइनस पी एस को मैंने डेल्टा पी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। और ये कैसा वाला, अरे ये प्रेक्षित वाला बराबर क्या होगा बच्चों, अरे आई, और कैसा सामान, सामान्य तो होता क्या है डेल्टा पी अपॉन पी नॉट बी, यानी पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बी बराबर एक्स से, यानी विलेय के मूलंश के बराबर, वास्तव में अपेक्षित कॉमन विलेय के मूलंश के बराबर होता है। तो क्या लिखूंगा मैं, आई इंटू एक्स ए, अरे आई इंटू एक्स ए, बस आई से गुणा कर दिया मैंने। ऐसे ही दूसरा फॉर्मूला देखिए आप, दूसरा फॉर्मूला क्या है सुनिए, डेल्टा टीवी कैसा, अरे प्रेक्षित, डेल्टा टीवी प्रेक्षित बराबर क्या होगा, अरे आई इंटू केबी, आई इंटू केबी
इंटू एम, आई इंटू के बी इंटू एम, ये लो। तीसरा देखो आप, डेल्टा टी एफ कैसा, अरे प्रेक्षित बराबर क्या होगा, आई इंटू के एफ इंटू एम, आई इंटू के एफ इंटू एम। और एक चौथा है पाई कैसा, अरे प्रेक्षित बराबर क्या होगा बच्चों, पाई इक्वल टू सीआरटी होता है, बस उसको क्या कर दो आप, अरे आई से गुणा कर दो। तो ये सारे फॉर्मूले क्या हो गए, चेंज हो गए आपके ना। तो देख लेना कि विलयन में विलेय के अणुओं का वियोजन या संगुणन तो नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो फिर आपको क्या करना है, अरे वो जो फॉर्मूले थे ना सामान्य वाले, वो काम नहीं लेने, उनको आई से गुणा करना है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लो, आपको ये याद रखने हैं। और इस चैप्टर के बाद में हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे ना, तो कल इस चैप्टर का है ना फाइनल होगा, मतलब फाइनल का मतलब क्वेश्चंस लेंगे दो चार बढ़िया वाले, और ये चैप्टर हो जाएगा आपकी फिनिश। फिर हम लेंगे ऑर्गेनिक वाला, यानी 10 यूनिट है, उसमें से 1 यूनिट आपकी खत्म हो जाएगी, और एग्जाम आपके आराम से अप्रैल मई में, अभी तो संभावित बता रहे हैं अप्रैल मई में, तो आपके पास खूब टाइम है। या तो 12th कर चुके हैं जो बच्चे, जैसे अभी पिछला सेशन गया 25 वाला, या फिर अभी 26 में कर रहे हैं, लेकिन उनकी एज 18 साल के आसपास हो, मतलब 18 साल के आसपास से मतलब नहीं है, 18 साल होनी ही चाहिए। क्यों, अब तक तो अपेयरिंग वाले चल जाते थे ऐसे, 12th कर रहा है और एज है ना 18 के आसपास है मान लो, और फिर भाई तब तक जैसे रिजल्ट आएगा तब तक एज वेज हो जाए, ऐसे रिलैक्सेशन दे देते थे। पर आजकल तो पहले ही है ना, सारी क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ पहले से ही मांगते हैं ना, तो 18 साल तो होनी चाहिए ना, ठीक है। या फिर आपके कोई भाई बहन, आपके रिश्तेदार जो भी हैं, आपके जानकार हैं, वो कर रहे हैं, तो उनको एक बार बताएं तो सही कम से कम। ये ऐसे देखो ना भाई, एक दूसरे से लोग कनेक्ट होते हैं, जैसे आप उनको बताएंगे, मैंने आपको बताया, आपने उनको बताया, वो किसी दूसरे को बताएंगे, फिर तीसरे को बताएंगे, ऐसे ऐसे तो होता है सब कुछ। उनको अच्छा लगेगा तो पढ़ लेंगे। तो हमारा काम कितना है, इतना सा बस। भैया एक चैनल और चल रहा है ना, उसको देख लो आप, उसमें कंटेंट आपको अच्छा लगे तो आप देख लेना, ठीक है ना। तो फिर सामने वाले काम है, फिर हमारी ड्यूटी खत्म। तो ये काम आपको करना है ना, इसी तरीके से आपका ना प्यार सहयोग बना रहेगा ना, तो अब अपन जल्दी है ना और आगे है ना ग्रोथ करेंगे ना, अपना सिद्धांत परिवार है और जल्दी बड़ा हुआ ना। अभी तो अपन है अरे 1K के आंकड़े को पार कर चुके हैं, जो एक बाधा थी उसको हमने पार कर लिया। पहले 500 वाली बाधा होती है, उसमें ना 500 सब्सक्राइबर, 500 कंप्लीट हो गए, 1000 भी कंप्लीट हो गए, और अब तो कल तो है ना मतलब खूब सारे सब्सक्राइबर आए, 44 सब्सक्राइबर आए थे, आज भी खूब आए, आज भी लगभग 16-17 के आसपास सब्सक्राइबर आ गए। तो रोज इसी तरीके से बढ़ता रहेगा आपका ना सिद्धांत परिवार। ये हमारा नहीं है ना, आपका है, आपके ऊपर है ना, भाई आप इसको कितना है ना बड़ा देखना चाहते हैं, ये छोटा देखना चाहते हैं, ये तो सब आपके ऊपर डिपेंड करेगा ना। भाई हम तो आपके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जैसे आपका ना भाई हर कमेंट वगैरह है वो हमको एक मोटिवेशन देता है ना, कि भाई कहाँ आपकी कमी है सर, आपको क्या और अच्छा करना चाहिए, इस तरीके से हमारा सिद्धांत परिवार आगे बढ़ सकता है। तो ऐसा आप कर सकते हैं ना, कर सकते नहीं, करना ही है आपको ना, उसमें आपका साथ जरूरी है। तो बच्चों के वगैरह ना, अरे टीचर जो है ना, ये कोई भी स्कूल है, संस्था है, वो बच्चों के पीछे चलती, भाई बच्चे तो भगवान का रूप है एक तरीके से देखा जाए उनके लिए, तो भाई बच्चे नहीं मान लो किसी इंस्टीट्यूट में या किसी स्कूल्स वगैरह कॉलेज वगैरह में, तो फिर टीचर्स क्या करेंगे, क्या तापेंगे थोड़ी वहां, तो सब कुछ बच्चों के पीछे है ना। तो अब आपके ऊपर है ना, आप इसको कितना आगे देखना चाहते हैं। हम तो हमारी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं ना, और आप बताएंगे सर ये कमी है, इसको और करें ना, इस तरीके से और कर लें, उस कमी को भी दुरुस्त कर दिया जाएगा। और मैंने वैसे लाइव का कह रखा था आपको ना, 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद लाइव लेंगे ना, तो लाइव के लिए भी है ना कोशिश कर रहे हैं ना, ठीक है ना, जल्दी करेंगे लाइव के लिए, ताकि आप लाइव जुड़ सकें है ना। लेकिन उससे पहले है ना और भी अपने थोड़े चैनल को और बढ़ाएं ना, ताकि और भी मान लो नए बच्चे जुड़ते हैं वो देखें, तो है ना हर वो कोई देखता है ना भाई कितनी पॉपुलरिटी है इस चैनल की, कितने क्या सब्सक्राइबर वगैरह हैं नहीं है, तो उसके बाद थोड़ा सा है ना भैया कम से कम लाइव लें, तो अरे 100-200-500 तो देखें कम से कम शुरुआत में भी। अब देखिए मान लो ऐसे 2 बच्चे रहे, एक बच्चा रहे, तो फिर तो थोड़ा सा दूसरा बैच सोचेगा ना, दूसरा देखेगा रहे तो वो बग जाएगा, हाँ कि यहाँ तो कोई आ ही नहीं रहा लाइव। तो ये काम आपका है ना, तो आप
कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि सर हम लाइव क्लास लेने के लिए तैयार हैं, तो फिर है ना अपन लाइव क्लास स्टार्ट कर देंगे। ज्यादा कुछ नहीं करना उसमें, थोड़ा सा ना एक वैसे इन्वर्टर वगैरह लग रहा है अपने, पर वो उधर है ना जो उसका वो लग रहा है, जो अपने वाईफाई लग रहा है, तो वहां पे अभी है ना कनेक्शन नहीं है, वो उधर पहुंचाना है, बस एक वायर ले जाना है, वो करवा देंगे, वो तो कोई विशेष बात नहीं है, और तो सब कुछ कंप्लीट है ही पहले से, ठीक है ना। चलिए देखो, तो ये इतना हो गया। अब देखिए अपने एक हेडिंग देखते हैं, बांटाप गुणांक और वियोजन की मात्रा में संबंध क्या है। बांटाप गुणांक और वियोजन की मात्रा में संबंध, अब वैसे देखो आप फॉर्मूले से कर सकते हैं ना, तो मैं इधर लिखता हूं, देखो आगे अगली हेडिंग क्या है अपनी। वैसे फॉर्मूला कहीं काम नहीं आएगा ना आपकी, पर फिर भी अपन देख लेते हैं। देखिए बांटाप गुणांक, बांटाप गुणांक व यानी बांटाप गुणांक का मतलब आई, बांटाप गुणांक मीन्स आई, व वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा में संबंध। देखिए क्या संबंध है, वैसे तो आप डायरेक्ट भी है ना इसको याद रख सकते हैं, फॉर्मूला ही काम आएगा हमारे, नहीं फिर भी मैं एक बार फॉर्मूला आपको ना बता देता हूँ ना, अगर कोई जरूरत नहीं है आप फॉर्मूले से करें, वैसे भी कर सकते हैं, दूसरा तरीका जो मैं बता रहा हूं आपको अभी, क्यों आगे जाके आप भी लेवल असिस्टेंट बनोगे ना, तो सरकारी स्कूलों में तो अरे टीचर्स पढ़ाते ही कहाँ हैं, वो तो ऐसे आलसी टाइप के टीचर होते हैं, तो आपको दे दें कहीं कि भैया ऐसे करो, आप पढ़ाओ ना, आप यंगस्टर हो, आप अपना जलवा दिखाएं, ऐसे कहते मान लो कोई टीचर आपको है, ये थोड़ा आपको प्रोत्साहित तो कर ही सकता है ना वो, कि भैया है ना हम तो बैठे थे वो बूढ़े ठेरे आदमी और आप पढ़ाओ ना, ये आप तो आलसी हैं, आप पढ़ाओ, आप यंगस्टर हैं, तो फिर आपको है ना अपनी क्वालिटी दिखानी है, तो थोड़ा सा आपको आना भी चाहिए ना। देखिए इसलिए मैं बता रहा हूँ उसको, जैसे मान लो अरे हमारे पास मान लो एक ऐसा ही कोई मॉलिक्यूल है ए, और यहाँ वियोजन हो रहा है आपकी, और वियोजन हो रहा है तो मान लो ये टूट गया किसमें, एन अणुओं में टूट गया, अरे एक अणु था और वो एन अणुओं में टूट गया, मान लो अरे एक लड्डू था उसको आपने ना फोड़ दिया, बहुत सारे दाने हो गए, वही काम हो गया, ये एक लड्डू है उसको फोड़ दिया यानी वियोजन हो गया, और वियोजन हो गया तो क्या होगा देखना आप, ये वियोजन करवा दिया अपन ने और ये एन अणुओं में टूट गया। अब देखिए आप, यानी मैं t बराबर 0 समय पे, यानी प्रारंभ में मान लो इसका अपन ने क्या ले रखा है, अरे क्या ले रखा है बच्चों 1 मोल, कितना मोल 1 मोल। अब मान लो वियोजन हुआ ही नहीं, t बराबर 0 का मतलब वियोजन हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं तो उत्पाद थोड़ी बनेगा, अरे ये तो अभिकारक तीर के निशान की तरह ये उत्पाद, तो इसका मतलब ये कैसा होगा 0। अब मान लिया अपन ने एक लड्डू था उसमें से है ना कुछ फोड़ दिया, पूरा नहीं फोड़ा, अब कुछ फोड़ा तो मैं ऐसे कह दूं कि एक अणु है ए, इसमें से एक अणु क्या मतलब एक मोल ले लिया, अब एक मोल में से मान लो अल्फा मोल वियोजित हो गया, तो आपसे कोई पूछे अब कितना बचा, अरे ऐसे मान लो प्रारंभ में आपके पास 100 रुपए, आपने क्या कर दी 20 रुपए खर्च कर दी, और फिर कोई पूछे आपसे भाई आपके पास कितने रुपए बचे, आप क्या कहोगे 80, और ऐसे भी तो कह सकते हो कि 100 - 20 तब भी तो 80 आएगा, बस तो वही काम है यहाँ कि एक मोल था, अल्फा मोल मान लो वियोजित होगी किसी समय टी पर, मैंने ऐसे कह दिया ये कोई टी टाइम है, इसमें क्या हो गया अल्फा मोल वियोजित हो गया, तो बचेगा कितना यहाँ, अरे यहाँ 1 - अल्फा मोल बचेगा भैया ना, और देखो जितना यहां से वियोजित होगा उतना ही यहाँ बनेगा, तो यहाँ भी क्या बनेगा अल्फा मोल, लेकिन यहाँ एन है यहाँ एक है, तो इसका मतलब ये जो आगे स्टाइकोमेट्रिक गुणांक कहते हैं ना अपन आगे, अरे आगे अभिकारक के उत्पाद के आगे जो लिखे हुए गुणांक होते हैं वो स्टाइकोमेट्रिक गुणांक कहलाते हैं, तो ये स्टाइकोमेट्रिक गुणांक जितना होता है ना उससे इसको गुणा करना है किसको अल्फा को, तो ये एन अल्फा मोल हो गया आपकी, कितना हो गया अरे एन अल्फा मोल। अब देखिए क्या होगा, सुनिए आप आगे की बात, आगे की बात क्या है देखना, आगे की बात है आपकी ये, यदि मैं कहूं कि टोटल मोल कितने हैं भाई, अरे टोटल मोल कितने हैं भाई बताना, टोटल मोल, टोटल मोल कितने हैं कब, वियोजन के बाद, वियोजन के बाद तो बाद में टी टाइम पर कितना है, ये तो बचा 1 - अल्फा प्लस ये क्या है अरे एन अल्फा, ये चलो ब्रैकेट को हटा दूं मैं ना, 1 - अल्फा प्लस एन अल्फा, इतना मोल हो गया, इतना मोल हो गया। अब देखिए आप आई बराबर अगर अपन लिखे यहां से आई,
तो आई बराबर क्या होगा, सुनना, आई बराबर क्या होगा, अरे आई बराबर क्या होता है, प्रेक्षित अनुसंख्या, अनुसंख्या गुणधर्म अपॉन सैद्धांतिक। तो सैद्धांतिक तो देखो एक मोल लिया है, तो प्रेक्षित तो यही हुआ है ना कि टी टाइम किसी टाइम टी पर अल्फा मोल वियोजित हो गया, तो ये कुल तो इतना बचा है, टी टाइम पर इतना और प्रारंभ में इतना था। तो एक तरीके से यूं कह सकते हैं ना कि वियोजन के पश्चात मोल कितने अपॉन वियोजन से पहले मोल कितने हैं। तो वियोजन के पश्चात तो ये ना आपके पास कितने हैं, अरे 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा, अपॉन वियोजन से पहले कितने हैं, अरे 1 है वियोजन से पहले, ये वियोजन के बाद है। अब क्या करेंगे हम, अरे अब कुछ नहीं करेंगे, देखो ये काम करेंगे हम, क्या, अरे क्या काम करेंगे बच्चों, देखना, अब ये काम करते हैं हम। अब तो आगे कुछ नहीं, अरे कैलकुलेशन सिंपल है, तो इसको 1 से गुणा करोगे तो 1 हो जाएगा, वो आई गुना 1 आई हो जाएगा, और इस 1 को मैं इधर ले जाऊं तो ऐसा लिख सकता हूं मैं डायरेक्ट कि आई माइनस 1 बराबर क्या होगा, अरे माइनस का इधर क्या बचेगा अल्फा प्लस एन अल्फा। तो मैंने क्या कर दिया इधर से, अरे डायरेक्ट मैं ऐसा काम कर दूं, या चलो किसी को समझ में नहीं आया ना फिर फालतू में, है ना, चलिए ऐसे लिख दूं मैं डायरेक्ट पूरा, ये लो एन अल्फा। अब क्या कर रहे हैं अपन यहां से, अरे यहां से क्या कर रहे हैं बच्चों अपन, यहां से आई माइनस 1 तो ऐसे कैसे है, और मैं इसमें से अल्फा कॉमन ले लूं, मैंने प्लस का अल्फा कॉमन लिया तो ये प्लस ये माइनस, और अगर माइनस लेता तो ये प्लस वो माइनस हो जाता, तो क्या हो गया, ये तो बचेगा एन, ठीक है ना, और ये अल्फा कॉमन ले लिया तो ये माइनस का 1 बच जाएगा। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, देखना आप, अरे मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, देखना आप, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा आपकी, अरे अल्फा बराबर क्या होगा बच्चों, इस n माइनस 1 को नीचे भेज दो, यानी ये i माइनस 1 तो है ऐसे कैसे, और ये n माइनस अरे 1, ये आपका फॉर्मूला आ गया, ये आपका क्या आ गया बच्चों, अरे फॉर्मूला आ गया। अब फॉर्मूला आ गया तो क्या लिखोगे यहां से, अरे अल्फा तो वियोजन की मात्रा लिख रखी है कि नहीं लिखी, चलो मैं यहां लिख दूं, अल्फा क्या है, अरे वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा, चलिए ये तो हो गया ये, और जो n है ना आपके n, अरे n तो क्या है कि वो एक अणु कितने में वियोजित हुआ है, तो क्या लिखूंगा मैं, वियोजित अणुओं की संख्या, वियोजित अणुओं की संख्या, वियोजित अणुओं की अरे संख्या, ये लीजिए वियोजित अणुओं की संख्या, ये लीजिए। तो ये हो गया आपके क्वांटा पूर्णांक और वियोजन की मात्रा में संबंध, और आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले से काम हो जाएगा आपका ना, ये फॉर्मूला याद रख लोगे, अल्फा बराबर आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1, ऐसे याद रख लो। अगला देखिए संगुणन की मात्रा और बांटा पूर्णांक में संबंध, देखते हैं क्या होगा। हाँ जी, संगुणन की मात्रा संगुणन की मात्रा व बांटा पूर्णांक में संबंध, बांटा गुणांक में संबंध, तो वो उल्टा लिख दो सीधा लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अरे संबंध दोनों में निकाल रहे हैं, मैंने पीछे बांटा गुणांक और संगुणन वो वियोजन की मात्रा में संबंध लिख दिया, अब की बार संगुणन की मात्रा बांटा गुणांक में संबंध, क्या फर्क पड़ रहा है, बांटा गुणांक में संबंध देखिए कैसे निकालेंगे, सुनना आप तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लोगे तो अभी काम चल जाएगा, या ऐसे भी कर सकते हो, मैंने किया है, देखिए सुनिए, वही अब पीछे वाली कहानी है उसका उल्टा हो जाएगा, पहले वियोजन पढ़ा है, अब क्या पढ़ रहे हैं संगुणन, संगुणन का मतलब बहुत सारे अणु जुड़े, यानी बहुत सारे दाने लो एक लड्डू बना दो, वही काम हो गया। हाँ जी, तो क्या लिखेंगे, ये एन ए, ये क्या है भाई, मैंने लिख दिया ये एन ए, मीन्स एन अणु थे और ये संगुणित हो गए और इन्होंने एक ऐसा बड़ा अणु बना दिया, मान लो ए एन, ए भी लिख सकते हैं, ए एन लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए, अब वही अपन ले लेते हैं टी बराबर 0 समय पे, क्या होगा, अरे इसका वही 1 मोल ले लिया अपन ने, कितना मोल 1 मोल, तो ये क्या होगा, अरे ये तो 0 मोल ही होगा आपकी,
या मोल लिखने की जरूरत नहीं, जीरो का मतलब मोल ही है ना, जीरो का मतलब अरे मोल लिखने से फायदा भी क्या है। तो ये क्या हो रहा अभी, अरे ये संगुणन हो रहा है बच्चों ना, ये क्या हो रहा है, अरे ये संगुणन हो रहा है। अब संगुणन हो रहा है तो अब क्या करेंगे आप सुनिए, ये अब मैं कह दूं वही, कोई टाइम टी है मान लो, अरे टी टाइम पर मान लिया वही अल्फा मोल संगुणित हो गए आपके, कितने अल्फा मोल, एक मोल था अल्फा संगुणित हो गई, तो फिर क्या होगा आपके पास, ये कितना बचेगा, अरे ये 1 माइनस अल्फा बच जाएगा आपकी, वही 1 माइनस अल्फा, ये लो। अब यहां थोड़ा सा समझना है आपको ना, ये कितना बनेगा, अरे ये अल्फा अपॉन एन मोल हो जाएगा, ये कैसे होगा इसको समझें अपन, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पर हमको कंफ्यूज नहीं होना, क्यों नहीं होना है, अरे क्यों अपन पढ़ा रहे हैं ना, हाँ ऐसा नहीं है ना, अपन पढ़ा रहे हैं, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। देखिए अरे यहां से हो क्या रहा है, देखो एन अणु मिलके एक बना रहे हैं, एन अणु मिलके कितना बना रहे हैं, एक, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां से, चूंकि अरे एन अणु मिलके क्या बना रहे हैं बच्चों, अरे एक बना रहे हैं, यानी एन से कितना बना एक। अब मान लो मैं ऐसे कह दूं भाई एक ही अणु है तो वो कितना बनाएगा 1/n, अरे ज्यादा दे एक पूछे, जैसे 100 पेन कितने के आ रहे हैं 500 के, तो एक पेन कितने का 500/100, तो वही बात होगी ना, एन से एक तो एक से कितना 1/n, तो क्या लिखूंगा मैं यहां से, इसलिए अरे एक अणु यदि संगुणित हो मान लो तो ये कितना बनेगा, अरे ये कितना बनेगा बच्चों, ये इतना बनेगा देखो, अरे एक से कितना बनेगा, एक से ये बनेगा आपकी 1/, अरे एन, इसलिए इसलिए अरे अल्फा से कितना बनेगा, अरे 1/n इंटू अरे अल्फा, तो ये अल्फा इंटू एक तो अल्फा बटे एन ही तो हो गया, अल्फा बटे एन हो गया। अब देखिए आप आगे, अब आगे देखिए आप, इसके बाद तो वही हमारे पास फॉर्मूला ले दे कि कौन सा, आई बराबर क्या है, अरे प्रेक्षित अनुसंख्या गुणधर्म अपॉन सैद्धांतिक अनुसंख्या गुणधर्म, प्रेक्षित तो ये ना टी टाइम पर, वो तो प्रारंभ में है, वहां तो प्रेक्षित थोड़ी हो रहा है, तो क्या कहेंगे वहां वियोजन था, यहां संगुणन, तो क्या कहेंगे संगुणन के पश्चात मोल अपॉन संगुणन से अरे पहले मोल, तो क्या होगा संगुणन के पश्चात तो कितने हैं, अरे 1 माइनस अल्फा प्लस अरे अल्फा अपॉन एन, और ये कितने हैं, अरे 1, पहले तो एक ही है ना, अब एक को आई से गुणा करोगे तो आई रह गया, ठीक है ना, इसको इधर भेज दो आप, वही आई माइनस 1 बन गया ये तो, और इधर क्या बच गया आपके पास, अरे अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन बच गया, बच गया क्या, अब आप क्या करो, अरे एन एलसीएम आ गया, इसके नीचे तो एक है ना, तो ये एन एलसीएम आ गया कैसे, अरे आई माइनस 1 बराबर एलसीएम एन लोगे आप तो क्या हो जाएगा ये, अरे माइनस का एन एल्फा प्लस एल्फा तो चल ही रहा है, और अपॉन में एन आ रहा है आपकी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, अरे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है हमको, है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, एन एलसीएम आ गया, इसके नीचे एक है ना, तो एन एलसीएम तो एक का भाग लगा एन में, तो एन एन से गुणा कर दिया, और एन का एन में लगाओ एक को एल्फा से गुणा कर दिया। अब क्या कर दिया मैंने, देखो अरे इस एन से गुणा कर दूं इसको तो ये क्या बनेगा आपकी एन आई माइनस 1 बराबर क्या होगा बच्चों, इधर से मैं वही पहले की तरह अल्फा कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, अल्फा कॉमन लूंगा तो ये प्लस ये माइनस, तो क्या हो जाएगा, अरे ये तो बचेगा कितना 1 प्लस का और माइनस का एन, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं ना 1 माइनस एन, अरे देखो एन से इसको गुणा कर दिया, ये तो काम हो गया, अब क्या बचता है यहाँ माइनस एन अल्फा प्लस अल्फा, तो मैंने क्या कर दिया अल्फा कॉमन ले लिया पहले वाले की तरह, लेकिन अब की बार ये प्लस का एक बचेगा और ये माइनस का एन, तो एक माइनस एन बच गया, अब बस अब तो अल्फा ही निकालना अपन को, अरे अब तो ले देखिए अल्फा निकालना है, और जैसे ही आप अल्फा निकालेंगे तो अल्फा बराबर क्या होगा बच्चों, अरे एन आई माइनस 1 अपॉन अरे 1 माइनस एन, ये लो, ये आपका फॉर्मूला आ गया, और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आपको फॉर्मूले से कर सकते हो सवाल और चाहे ऐसे कर सकते हो, इस तरीके से एक ही बात है, तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, अरे ये हमारा
फॉर्मूला आ गया। और यहां मैं वही पहले वाले की तरह लिख सकता हूं कि अल्फा तो क्या है भैया, अरे अल्फा तो यहाँ पे अल्फा बराबर संगुणन की मात्रा है। अरे अल्फा बराबर तो क्या है बच्चों, वही अल्फा को संगुणन की मात्रा कह लो, उधर वियोजन आया तो वियोजन की मात्रा कह दो, एक ही बात है। संगुणन की मात्रा ये लो, और वही क्या एन क्या है, जब वियोजन हो रहा है तो वियोजित अणुओं की संख्या, और संगुणन हो रहा है तो संगुणित अणुओं की संख्या। अरे कितने अणु संगुणित हो रहे हैं, तो संगुणित अणुओं की संख्या। अरे संगुणित अणुओं की संख्या हो जाएगी बच्चों, संगुणित अणुओं की संख्या हो जाएगा। ये लो, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब इस फॉर्मूले को आप ऐसे याद रख सकते हैं, देखो मैंने तो ऐसे याद रख रखा है। कैसे, देखो वियोजन वाला कैसा था, अरे वियोजन वाला ऐसे है, अरे वही I-1 क्या है, अरे I-1 अपॉन N-1 ऐसे है क्या। देखना अल्फा की जगह तो अल्फा, I-1 की जगह I-1, और नीचे क्या है N-1, तो ये उल्टा हो गया 1 - n, बस ऐसे याद रख लो। नीचे वाले को उल्टा कर दो और ऊपर n से गुणा और कर दो, बस। क्या किया अपन ने, अरे नीचे वाले को उल्टा N-1 को 1 - n कर दिया, और ऊपर I-1 को n से और गुणा कर दिया। ऐसे याद रख लो, मैंने तो ऐसे याद रख रखा है। किसी भी चीज को लंबे समय तक आपको याद रखना है तो आपको तिकड़मबाजी बढ़ा के ऐसे याद रखना है, ताकि आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाए। देखो हमारी मेमोरी भी दो प्रकार की, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म में तो क्या है, आपने आज याद किया 2-4 दिन बाद भूल जाएंगे। लॉन्ग टर्म मेमोरी में आज याद कर लिया कुछ सालों में भी नहीं भूलोगे आप। और अपन को तो क्या है, एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में तो फाइट करना है, उसके बाद भूल जाए अपन को क्या काम। और हाँ मान लो हमारी तरह पढ़ाना है, मेरी तरह पढ़ाना है मान लो ना, तो फिर तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में 1-2 साल याद रह जाएगा, भूल गए तो फिर से एक बार देख लो, फिर 1-2 साल के लिए चला जाएगा, और फिर तो एक बार है ना परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा 1-2 साल के लिए, क्या हमेशा के लिए। ठीक है ना, वो कहते हैं ना करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। वही वाला हिसाब किताब है। जितना ना आप अभ्यास करेंगे, जितना आप पढ़ाएंगे, ये विद्या धन ही एकमात्र ऐसा धन है दुनिया में जिसको जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ेगा, और जितना कोई है ना उसको छुपाने की कोशिश करेगा उतना ही घट जाएगा। बस यही है। तो इसको तो मैं इरेज कर देता हूं। तो ये अपनी सारी थ्योरी कंप्लीट हो गई, जितनी भी थ्योरी थी ना इस चैप्टर में पॉसिबल, अरे जितनी भी पॉसिबल थ्योरी थी वो मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिए। इस थ्योरी से अलावा कुछ बाहर नहीं जाएगा, क्वेश्चंस भी इससे बाहर नहीं जाएगा। क्वेश्चंस बहुत सारे करवाए मैंने, कम नहीं करवाए, बहुत सारे करवाए। और अभी और क्वेश्चन कर रहे हैं, देखो आप टोटल करेंगे ना तो आपको कम से कम ज्यादा नहीं तो अरे 100 नहीं तो मान लो 70-80 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। और एक चैप्टर में 70-80 मैंने करवा दिए, अरे तो डबल आप कर लो, 70-75 मान लो 80 करवा रखे हैं, 150 आप कर लो, ये 200 सवाल हो जाएंगे। इससे बाहर तो आएगा क्या, कुछ नहीं आएगा। फिर भी मान लो किसी क्वेश्चन को करते हो आप, उसमें कोई दिक्कत आती है तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर आप कमेंट डाल सकते हैं ना। और वैसे अपन पीपीटी के माध्यम से हम भी करवाएंगे आपको, और भी करवाएंगे अभी तो, लेकिन अभी तो आपको एक है ना थ्योरी पढ़ा दी आप कंप्लीट, आपको क्वेश्चंस करवा दी खूब सारे, अब आप प्रैक्टिस करें। ठीक है ना, प्रैक्टिस कहां से करें सर, आपके पास एनसीईआरटी की बुक्स होंगी, एनसीईआरटी की बुक्स के क्वेश्चंस करें, खूब सारे सवाल हैं। एनसीईआरटी से बाहर ही नहीं आता है। इसके अलावा चाहे तो आपको नीट वगैरह की जरूरत नहीं है, वैसे सेकंड ग्रेड वगैरह में आता है नीट वगैरह का, पर आप तो एनसीईआरटी कर लोगे ना, उससे काम चल जाएगा। एनसीईआरटी कर ले, उसके अलावा एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और आता है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नाम से आता है, यानी एनसीईआरटी की वो है बुक, तो उसमें और भी है ना अच्छे सवाल दिए होते हैं। तो आप एनसीईआरटी निकाल लो, एनसीईआरटी में खूब सारे सवाल हैं, एक ही चैप्टर में ज्यादा नहीं तो 150-200 सवाल हैं कम से कम हर चैप्टर में, उसको निकाल लो। इसके अलावा 100-150 सवाल एक चैप्टर में आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में होते हैं, उसको निकाल लो, मार्केट में मिल जाती है। इससे बाहर तो आपके आएगा ही नहीं। फिर भी मान लो किसी को और ज्यादा ज्ञान बढ़ाना, कोई सेकंड ग्रेड की भी कर रहा हो इसके साथ साथ, ये भाई वो 11th स्टैंडर्ड की भी कर रहा है, सेकंड ग्रेड की भी कर रहा है, हाँ फिर तो वो थोड़े से नीट वगैरह के ना आपको कोई आकाश के, एलन के या किसी के भी आपको मॉड्यूल मिल जाए उसको कर लो। भाई मैं तो करवाऊंगा, मेरे पास तो कई सारे पढ़े, आकाश का पढ़ा है, एलन का पढ़ा है, आपकी रिजोनेंस का पढ़ा है, और भी कई सारे पढ़े मेरे पास, तो गुरु कृपा वगैरह का पढ़ा है, टीएलसी का पढ़ा है मेरे पास। ठीक है ना, कई सारे मेरे पास, इनोवेशन का भी है, कई सारे हैं मेरे पास। तो वो तो सब में है ना लगभग एक जैसी है ना, मैटर वगैरह होता है, थोड़ा बहुत 19-20 होता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। मैं तो करवाऊंगा मेरी तरफ से आपको,
ज्यादा नहीं तो पीपीटी के माध्यम से एक चैप्टर के 100 सवाल और करवा देंगे आपको। तो ये 70-80 सवाल आप करवा दिए, 100 और करवा देंगे। ये लो, इतने तो मैं ही करवा दूंगा आपको। नहीं फिर भी मान लो आप कर सकते हैं ना, उससे नॉलेज बढ़ेगा आपको। हो सकता है आप आगे आने वाले टाइम में फर्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हो और कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की वगैरह की तैयारी कर ले आप, नॉलेज तो काम ही देगा ना आपके, ठीक है ना। चलिए देखिए आगे, अब हम करते हैं क्वेश्चंस। अब हम क्वेश्चंस करते हैं ना, देखिए क्वेश्चंस क्या है। थ्योरी से रिलेटेड सब कुछ पढ़ा दिया पढ़ने, कुछ नहीं बच रहा आपकी। कल बस 15-20 मिनट की क्लास ही होगी शायद, देख लेंगे जो भी होगी, जितने भी पॉसिबल सवाल होंगे उसको और करवा देंगे आपको ना, 2, 4, 5, 10 जितने भी होंगे। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो आपके पीछे परासरण पढ़ाया ना अपन, परासरण और परासरण दाब, परासरण वाले से सवाल है ना। तो आपकी क्या देखो, जब क्या होगा, जब आरबीसी को 0.9% डब्ल्यू/बी NaCl से अधिक सांद्र विलयन में, इसका मतलब क्या हुआ कि आरबीसी के अंदर द्रव भरा हुआ कौन सा, कितनी सांद्रता का, 0.9% डब्ल्यू/बी सांद्रता का, ऐसा लिखा रखा है मैंने, उससे ज्यादा वाले में डाला। इसका मतलब उसके अंदर जो द्रव है उसकी सांद्रता कम और जो विलयन में डाला है उसकी सांद्रता ज्यादा। और हमको पता है परासरण एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, अपने आप होती स्वतः प्रक्रिया है, तो इसका मतलब क्या होगा, परासरण हमेशा कम से ज्यादा होता है, कम से ज्यादा। तो आरबीसी के अंदर द्रव है उसकी सांद्रता कम, बाहर वाले की ज्यादा, तो अंदर से बाहर यानी बाह्य परासरण हो जाएगा। जब अंदर का सारा माल मसाला बाहर आ जाएगा तो आरबीसी क्या होगी, अरे फूलेगी या सिकुड़ेगी, सिकुड़ेगी। अपरिवर्तित भी नहीं है ना, अपरिवर्तित नहीं, क्या होगी, संकुचित हो जाएगी। तो पहला आंसर क्या है हमारा, फूल जाएगी, नो, संकुचित हो जाएगी बिल्कुल। अंदर का माल मसाला बाहर आएगा तो कैसी होगी ये, अरे संकुचित ही होगी भैया ना। कैसी होगी बच्चों, संकुचित। तो हमारा राइट आंसर क्या है, बी। राइट आंसर क्या है हमारा, बी। अगला देखिए क्या होगा जब आरबीसी को 0.9% डब्ल्यू/वी से कम सांद्रता वाले विलयन में अरे रखा जाए। तो आपकी बार आरबीसी वाला जो द्रव है उसकी सांद्रता ज्यादा, जो विलयन में डाल रखा है उसकी सांद्रता कम, तो परासरण क्या होगा, कम से ज्यादा। तो इसका मतलब बाहर से अंदर चला जाएगा, क्या ब्लैक। तो आरबीसी क्या होगी, अरे फूल जाएगी, क्या होगी, फूल जाएगी। तो क्या हो जाएगा, आरबीसी फूल जाएगी। तो इसका मतलब वो ऐसे भी कह सकता है, अरे अधिक सांद्र, इससे ज्यादा सांद्र का मतलब क्या है, ये बात कर रहा है किसकी बच्चों, अरे इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब है आपकी, अरे ये वाली जो लाइन है ना आपकी, इस लाइन का मतलब वो ऐसा भी बोल सकता है आपसे, अति पराश्री विलयन। कौन सा विलयन, अरे अति पराश्री विलयन। इसका मतलब ये भी है, अधिक सांद्रता का मतलब अति पराश्री अरे विलयन। जब आरबीसी को अति पराश्री विलयन में डाल दिया जाए ऐसा भी कह सकता है वो। और इस नीचे वाले का मतलब क्या है, इस नीचे वाले का मतलब है अरे अल्प पराश्री विलयन। तो आपसे ऐसा कह दे, सवाल को थोड़ा घुमा दे कि सर आपने तो बताया था ऐसा और वो आ गया ऐसा, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो आपको बनना पड़ेगा। अब मान लो अरे संपराश्री में डाल देता है, किसमें, संपराश्री विलयन में डाल देता, तो आरबीसी के अंदर द्रव भरा हुआ है उसकी सांद्रता भी उतनी और जिसमें डाल रखा विलयन में उसकी सांद्रता भी इतनी। इसका मतलब दोनों तरफ सांद्रता समान है, तो फिर कोई परासरण नहीं होगा। तो जैसा आरबीसी को डालोगे वैसी की वैसी आरबीसी रहेगी। ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड आपको सवाल आने चाहिए। इसकी जगह वो ऐसा भी कह सकता है कि अंगूर हैं उनको है ना, अरे एक चीनी के सांद्र विलयन में डाल दिया, एक तनु में डाल दिया, एक समान सांद्रता वाले विलयन में डाल दिया, ऐसे कह दे, तब भी आपके वही जैसा यहां हो रहा है ना ऐसा ही हो जाएगा। चीनी ले ले आपकी, किशमिश ले ले आपकी, कुछ भी ले ले आपकी, या आपके अंगूर ले ले आपके, या कोई अंडा वगैरह ले ले, एग अंडा, तब भी ऐसा हो जाएगा सेम। ठीक है, अब देखिए आप अगला क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल के बेंजीन में बांटाप गुणांक का मान क्या होगा। अरे एसिटिक एसिड जो है ना उसका बेंजीन में बांटाप गुणांक का मान क्या होगा, ऐसा पूछ रहा है हमसे। देखना बच्चों इसका आंसर क्या होगा। अरे एसिटिक एसिड को आपको चाहे तो वो ना ऐसे भी कह सकता है, अरे इसी को हम एथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एथेनोइक अम्ल। अरे एथेनोइक एसिड का मतलब अम्ल, ये इसका आईयूपीएसी नाम है। अब वो एसिटिक अम्ल नहीं लिखे, एथेनोइक अम्ल लिख दे, एक ही बात है। एसिटिक अम्ल बोले या एथेनोइक अम्ल बोले बात एक ही है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप, अरे इसको सॉल्व ऐसे करेंगे आप,
कैसे कि ये आपका एसिटिक एसिड, और जब इसको अरे बेंजीन में डालेंगे तो ये डाइमर बना देगा ऐसे, CH3COOH, ये बना देगा क्या बच्चों, अरे डाइमर। ये लो, ये बन गया डाइमर जो हम पीछे से पढ़ के आ रहे हैं। इसका मतलब अरे इसका सैद्धांतिक अनुभार तो कितना है 60, और ये कितना है अरे 120, सॉरी 120, ठीक है ना। और आई हमसे कोई निकलवाए तो आई बराबर क्या होता है, अरे अनुभार के लिए हम क्या कह सकते हैं, ये अनुभार आ गया, ये अरे ये मॉलिक्यूलर वेट है, ये क्या है बच्चों, अरे मॉलिक्यूलर वेट। ये 60, ये 120, ये कैसा है अरे प्रेक्षित, वो कैसा है सैद्धांतिक, अभी लिखवा के आ रहे पीछे, तो क्या होगा सैद्धांतिक बटे प्रेक्षित, सैद्धांतिक 60, प्रेक्षित कितना है 120, इसको आप काटेंगे पीटेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, अरे ये 1/2, ये 1, ये 2, 1/2 का मतलब अरे 0.5। तो आपसे ऐसा पूछ लेता इसमें कैसा, अरे इसमें ऐसा आपको ऑप्शन दे देता क्या कि फर्स्ट तो क्या है आपका, मान लो ऐसे कह देता 1, और सेकंड क्या है मान लो ऐसे कह देता अरे 0.5, और थर्ड ऐसे कह देता कि मान लो अरे 1.5, और फोर्थ ऐसे कह देता कि 0.25। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होता 0.5। ये एनसीईआरटी में दे रखा है, बोर्ड क्लास में आ चुका है ये सवाल, एसिडिक एसिड का बेंजीन में वांटाप गुणांक का मान क्या होगा, 0.5। अब देखिए अगला, इसका सॉल्यूशन देखिए आप क्या कह रहा है बच्चों, क्या कह रहा है HgCl2 के 20% यदि जल में वियोजित होते हैं तब आई का मान ज्ञात करो। अरे 20% वियोजित हो रहे हैं, इसका मतलब वियोजन की मात्रा दे दी इसने कितनी 20%, तो अल्फा दे रखा है आपको कितना 20%, अरे परसेंट का मतलब परसेंट को आप हटाएंगे तो 100 नीचे आएगा, ये तो सामान्य सा नियम है हम जानते हैं, और जब 100 नीचे आएगा और इसमें मैं भाग लगाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा 0.2, तो 20% का मतलब 0.2। अब कह रहा है वियोजित होता है तो आई का मान ज्ञात कर दो भाई, ये लो कर लो। एक तरीका तो आपके पास कौन सा है, अरे आई बराबर क्या है बच्चों, आई बराबर क्या, ऐसे है ना फॉर्मूला हमारा अल्फा बराबर वांटाप गुणांक और वियोजन की मात्रा में संबंध तो ऐसा है n-1 है। देखो HgCl2 कैसे टूटेगा, अरे HgCl2 कैसे टूटेगा बच्चों, अरे ऐसे टूटेगा Hg+2 प्लस अरे 2Cl-, जितना प्लस उतना ही माइनस, -1 × 2 -2 प्लस का 2 कट पिट के 0, उदासीन हो गया ना, रख दो इसमें। देखो आई का मान कितना है, अरे आई का मान कितना भी देखना, पहले तो आई क्या अल्फा देख लो, अल्फा का मान है आपके पास 0.2, कितना है बच्चों 0.2, आई तो निकालना ही है हमको, i-1 अपॉन n कितना है, देखो n तो कितना, अरे 1 था, 1 और 2 3 में टूट गया, तो वियोजित अणुओं की संख्या कितनी है 3, तो क्या हो जाएगा n कितना है, अरे 3 - 1। अब इसको सॉल्व कर दो, ये कितना बचेगा 0.2 बराबर क्या होगा i माइनस, अरे i-1 अपॉन 2, 3 में से क्या 2 बचा ना, और 2 गुना ये कर लो तो कितना हो जाएगा, अरे 0.4, और वो 1 है तो क्या लिखूंगा मैं, अरे 0.4 बराबर क्या होगा बच्चों i-1, तो इस 1 को इधर भेज दो तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अरे 1.4 आ जाएगी, i की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.4, कितनी आएगी, अरे 1.4 आएगी। ठीक है, चलिए देखिए आगे, ये लीजिए ये लीजिए, ठीक है, और आप चाहते तो है ना वैसे भी कर सकते थे अपन, वही 100, फिर उस तरीके से भी कर सकते थे अपन, आपकी इच्छा है कैसे भी कर लो। अगला देखिए, अगला क्या है सुनिए, अगला क्वेश्चन है आपके वही
0.001 मोलर KCl विलियन का, ये मोलरता भी कैपिटल M का मतलब, विलियन का I 2.84 प्राप्त होता है। तो इस सांद्रता पर, यानी इस सांद्रता पर कितना परसेंट वियोजन हुआ है, वही आपको क्या कह रहा है, आई निकाल दो। सॉरी आई नहीं, आई तो दे रखा है ना, आई दे रखा है, आई का मतलब बांटाव गुणांक, और पूछ क्या रहा है हमसे, कितना परसेंट वियोजन हुआ है, यानी वियोजन की मात्रा पूछ रहा है, किसमें, परसेंट में पूछ रहा है, किसमें, परसेंट में। कोई दिक्कत नहीं, लगाओ फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, देखिए पहले तो क्या है अपने पास, आई दे रखा अपन को, आई कितना है, अरे 2.84 दे रखा, आई 2.84, ये लो। K2SO4 है, कितना परसेंट वियोजन हुआ है, मींस परसेंट अल्फा पूछ रहा है हमसे, अरे अल्फा की परसेंट पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे जो भी अल्फा आएगा, परसेंटेज कैसे निकालते हो आप, 100 से गुणा करते हो ना, अरे परसेंटेज निकालते 100 से गुणा करते हो आप, बस वही काम यहाँ करना है, अल्फा निकाल लो। K2SO4 कैसे टूटेगा, अरे K2SO4 कैसे टूटेगा बच्चों, देखना, K2SO4 ऐसे टूटेगा 2K प्लस, अब इतना तो आपको आना चाहिए, पोटेशियम पर 1 प्लस होता है भाई, 2K प्लस प्लस SO4 माइनस, अरे SO4 माइनस 2K प्लस प्लस SO4 माइनस, अरे 2 हो जाएगा, मीन्स N का मान कितना आ गया यहाँ, अरे N का मान 3 आ गया, यानी वियोजित अणुओं की संख्या 3 आ गई। अब तो आपके पास फॉर्मूला है सीधे ही, क्या, अल्फा बराबर, अरे I-1 अपॉन N-1 रख दो वैल्यू, क्या होगा, सुनना, अल्फा कितना है, अल्फा तो निकालना है, बराबर I-1, आई भी, आई तो दे रखा है ना अपन को, अरे आई तो दे रखा है ना, आई कितना, ये रहा 2.84, तो 2.84 माइनस 1 अपॉन क्या होगा, N-1 मीन्स 3 माइनस 1, कितना हो गया, 2। इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, अरे इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, 2.84 है ना, एक सेकंड में थोड़ा इसको सही लिखता हूं ना, थोड़ा ऐसा लग रहा है अजीब है ना, 2.84 और माइनस 1, 2.84 माइनस 1, ठीक है ना, तो ये कितना बचेगा, अरे 1.84 और अपॉन क्या होगा 2, 184 में 2 का भाग लगाओगे 92 आ जाएगा, 92 का मतलब 0.92, तो अल्फा कितना आया, अरे अल्फा बराबर 0.92, तो परसेंट अल्फा कितना आएगा, अरे जो अल्फा आया है उसको कितने से, अरे 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ गया बच्चों, अरे ये 92% आ गया, कितना परसेंट, 92%, 92%, ठीक है ना। अब बस आपको, अरे वो ऑप्शन बना देगा ऐसे 4, 92, 94, 96 ऐसे कर देगा, 97 कुछ भी कर दे, बस वो 4 ऑप्शन बना देगा। अब इतना नहीं करना है आपको वहां, ये तो मैं समझा रहा हूं इसलिए आपको, ठीक है ना भाई, कंपटीशन एग्जाम में इतना सॉल्व थोड़ी करना है अपन को, ये तो मैं समझा रहा हूं आपको इसलिए। आगे देखिए, अगला वही सेम सवाल है, देखो यदि KCl का जलीय विलयन 80% वियोजित होता है, आपकी बार अल्फा दे दिया, आई का मान पूछ लिया पीछे वाले की तरह, अरे पीछे वाले की तरह पूछ लिया, ये लो कैसे सॉल्यूशन करेंगे, देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सुनिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप, इसका सॉल्यूशन करेंगे, 80% वियोजित हो रहा है, मीन्स अल्फा कितना है, अरे 80%, 80%, 80%, इसका मतलब अरे इसमें भाग लगाओगे आप 100 का, इसमें 80 में, तो ये कितना आएगा आपके पास, 0.8 आएगा भैया ना, अरे कितना आएगा बच्चों, 0.8, पूछा क्या, आई का मान, ये लो, आई कैसे निकालोगे, अरे आई का फॉर्मूला क्या है, आई निकालने के लिए अल्फा बराबर I-1 अपॉन अरे N-1। अब देखो अल्फा कितना है आपके पास, अल्फा तो 0.8 है, बराबर क्या होगा I-1, आई तो अपन को निकालना है, ठीक है, I-1 अपॉन N-1 कितना, देखो अरे N KCl को तोड़ना तो आता है ना, K प्लस Cl माइनस, अब इतना तो आता है, तो 2 अणु मिल गया ना, 2 कण, तो क्या होगा N का मान 2, 2 माइनस 1 का मतलब 1,
तो ये तो कितना हो जाएगा, वही 0.8, 1 से गुणा करोगे तो 0.8 रहेगा ना, बराबर आई माइनस, अरे 1 को इधर भेज दो तो आई बराबर कितना हो गया, अरे 1.8, आई बराबर कितना हो गया, 1.8 हो गया। अरे आई बराबर क्या हो गया बच्चों, 1.8। ये लो, ऐसे सिंपल सवाल है आपकी, ऐसे सिंपल सिंपल सवाल हैं आपके। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ये बढ़िया सवाल है। निम्न जलीय विलयनों को आई के घटते क्रम में व्यवस्थित करो, मींस बांटा गुणांक के घटते क्रम में व्यवस्थित कर दो। और बांटा गुणांक क्या होता है, अरे वही प्रेक्षित बटे सैद्धांतिक, सैद्धांतिक तो सारे एक एक ही है ना, प्रेक्षित कितना हो जाएगा, अरे प्रेक्षित कितना हो जाएगा, जितने कणों में टूट रहा है उसको प्रेक्षित हो जाएगा, तो इसका मतलब जिसमें प्रेक्षित कणों की संख्या ज्यादा होगी उसका आई ज्यादा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अरे सिंपल सी बात है ना, लिखा ना अपन ने वियोजन की स्थिति में आई का मान 1 से ज्यादा होता है, तो इसका मतलब जितने ज्यादा कणों में टूटेगा, जितने ज्यादा आयनों में टूटेगा, तो प्रेक्षित कण उतने ज्यादा हो जाएंगे। सैद्धांतिक तो एक ही रहेगा सबका, इसमें देख लो कौन कितने कणों में टूट रहा है, जिसमें कण ज्यादा मिलेंगे उसी का बांटा गुणांक ज्यादा हो जाएगा। तो ये तो कितने में टूटेगा, अरे ये तो 2 में टूटेगा, K प्लस Cl माइनस। ये कैसे टूटेगा, अरे ये ऐसे टूटेगा, देखो मैं आपको एक बार समझा देता हूं, ये 3K प्लस, वैसे तो ऐसा सवाल पहले लिया भी अपन ने, प्लस ये पूरा की पूरा क्या होगा, अरे जितना इस पे प्लस होगा ना, ये 1K पे 1 प्लस, 3 पे 3 प्लस हो गया ना, तो इस पूरे के पूरे डिब्बे पे कितना आएगा, 3 माइनस, तो क्या हो जाएगा FeCN6 और ये 3 माइनस। तो कुल कण कितने हुए, अरे कुल कितने हुए बच्चों, 3 तो ये और एक पूरा ये डिब्बा हो गया ना 4, अरे पूरा डिब्बा 1 या 3 मत गिन लेना, इसके आगे गुणांक होता है ना वो संख्या होती है, तो 3 तो ये और इस पूरे डिब्बे के आगे तो कुछ नहीं है ना, इसका मतलब 1, जिसके आगे कुछ नहीं है उसका मतलब 1, तो 3 और 1 4, और इसको तोड़ेंगे आप तो क्या होगा, अरे 2Al प्लस 3, 2Al प्लस 3 प्लस, अरे 3SO4 माइनस, अरे 2, 3SO4 माइनस 2, तो कितना हो गया ये, 2 तो ये और 3 ये, 2 और 3 कितने, अरे 5, 2 और 3 कितने हो गए 5, और ये देखिए ये ऐसे टूट जाएगा 2Na प्लस प्लस, अरे SO4 माइनस 2 हो जाएगा, तो 2 तो ये और 1 वो, तो 2 और 1 कितने हुए 3। घटते क्रम में कह रहा है हमसे, घटते क्रम का मतलब अरे जिसमें कणों की संख्या ज्यादा होगी उसका बांटा गुणांक भी ज्यादा, तो यहाँ 5 है, यहाँ 4, वहां 3, और यहाँ तो कितने हैं, अरे यहाँ 2 हैं, कितने हैं 2, तो बस अब तो आपको ऑर्डर दिख ही गया, क्या हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ आई, ऑर्डर ऑफ आई, ये लो कि आई का ऑर्डर क्या होगा, घटता ऑर्डर जमाना है आपको, तो ऑर्डर ऑफ आई, आई का मतलब बांटा गुणांक, तो बांटा गुणांक का ऑर्डर क्या होगा भाई, अरे बांटा गुणांक का ऑर्डर क्या होगा, ये होगा क्या, सी, घटता क्रम पूछा, सी सबसे ज्यादा, फिर कौन होगा, अरे फिर बी हो जाएगा, फिर कौन होगा डी, तो सी बी डी और सबसे कम ए, सबसे कम कौन होगा भाई ए, ये लो सबसे कम ए, सी बी डी ए, सी बी डी ए। आगे देखिए, आगे तो ही गया कंप्लीट, ठीक है ना, इस तरीके से हमने इस चैप्टर को फिनिश कर दिया भैया ना। अब मैं 2 4 5 न्यूमेरिकल्स और ले लूंगा बढ़िया वाले, 10 15 20 मिनट की क्लास होगी शायद, वो छोटी सी क्लास हो जाएगी, वैसे तो ज्यादा बचा नहीं है, कुछ थोड़ा सा है ना, जैसे अपन को कथनांक में उन्नयन वगैरह है, जैसे मान लो विलयन में विलेय के अणुओं का समूहन या वियोजन हो जाए तो फिर आप क्या कर सकते हैं, समूहन या वियोजन हो जाएगा तो फिर आप पाई का मान उनका मान कैसे निकालोगे, वैसे बता ही रखा मैंने फॉर्मूले में, आई आई से गुणा कर दो आप, फिर भी अपन 1 2 सवाल जितने भी होंगे ना, 2 3 4 सवाल या और पीछे वालों में से और बढ़िया सवाल ले लेंगे, ठीक है ना। चलिए तो आज की क्लास को बच्चों यहीं तक रखते हैं, क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भाई, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ना, और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, यूट्यूब चैनल के में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है आपको, इंस्टाग्राम फेसबुक सारे दे रखे हैं लिंक, तो आप टेलीग्राम के लिंक पे क्या करें क्लिक, सीधे ही वहां टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे, वहां ज्वाइन करें आप, वहां पहले से 52 सब्सक्राइबर हो रहे हैं भैया, किस पे टेलीग्राम पे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।